तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आता है गणितीय भौतिकी, जिसे हम मैथमेटिकल फिजिक्स कहेंगे। अदिश और सदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, क्षेत्र फील्ड, अदिश और सदिश क्षेत्र, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। आज का जो हमारा टॉपिक है गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? भौतिकी में गणित के प्रयोग को हम गणितीय भौतिकी कहते हैं। मतलब अगर हमें भौतिकी में जो डिजायर रिजल्ट चाहिए था उनमें हम गणित का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा जो डिजायर रिजल्ट जानने के लिए हम भौतिकी में गणित का उपयोग करते हैं। क्योंकि जब हम गणित में भौतिकी का प्रयोग करें, भौतिकी तो हमें थ्योरेटिकल वैल्यू दे देगी, लेकिन हमें उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में जब समझाना होता है तब हमें वहां गणित की जरूरत होती। तो अगर हमें गणित का प्रयोग करके हम गणितीय भौतिकी को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गणितीय भौतिकी, भौतिकी के सिद्धांत और भौतिकी की समस्याएं में गणित, गणितीय उपकरणों, गणितीय विधियों के अनुप्रयोग से भी संबंधित है गणितीय भौतिकी। अब हम समझेंगे कि सदिश और अदिश राशि क्या है, अर्थात स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं। अदिश राशियां कुछ भौतिक राशि को जिनमें केवल परिमाण होता है और कोई भी दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियां अदिश राशि कहलाती हैं। अर्थात कुछ भौतिक राशियां जिनका वर्णन हम उनके संख्यात्मक मान द्वारा बिना दिशा बताए कर सकते हैं, वो हमारी अदिश राशि होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अदिश राशि को के लिए हमें केवल परिमाण पता होना चाहिए, हमें इसके लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं है। इसे हम और सरल भाषा में समझ सकते हैं। अगर हमने बोला कि किसी व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो 97 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हमने उसके बारे में पूरी तरह से समझा दिया कि ये एक स्केलर राशि है, क्योंकि सिर्फ उसका तापमान का परिमाण बता देने से हमने उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। तो ये हमारी अदिश राशि कहलाई। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, क्षेत्र, आयतन, घनत्व, तापमान आदि। अब ये हमारी अदिश राशियां हुई। अब हम जानते हैं कि सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशियां वे राशि जिन्हें बताने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। मतलब यहाँ पर हमें केवल परिमाण नहीं बताना, हमें उनकी दिशा भी बतानी है। जैसे हमने बताया कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अब हमें यह भी बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन का जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, तब हम उस राशि के बारे में पूरी तरह से बता पाएंगे। तो सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। अब सदिश राशियों के कुछ और भी उदाहरण हैं, जिसमें बल, वेग, त्वरण, विस्थापन और संवेग भी शामिल है। तो ये हमारी सदिश राशियां हैं। अब सदिश और अदिश क्षेत्र को समझेंगे कि सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र क्या होते हैं। सदिश और अदिश क्षेत्र को समझने से पहले स्टूडेंट हमको ये चीज समझना होगा कि क्षेत्र क्या होते हैं। तो क्षेत्र क्या होते हैं? जब किसी भौतिक राशि का मान किसी स्थान पर हर एक बिंदु पर परिवर्तित होता है तो उसे हम उस बिंदु की स्थिति के फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। तब इस फलन को हम बिंदु या स्थिति का फलन कहते हैं। तथा वह स्थान जिसमें स्थिति फलन किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है वह क्षेत्र कहलाता है। अर्थात हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि का मान किसी स्थान के हर एक बिंदु पर एक निश्चित नहीं होता। किसी एक बिंदु पर कुछ है तो दूसरे बिंदु पर वो वेरी करता, मतलब दूसरे बिंदु पर उसकी वैल्यू हमें परिवर्तित मिलती है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि भौतिक राशि का मान किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिवर्तित होता रहता है। तो उसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस बिंदु की स्थिति के फलन के रूप में उसे व्यक्त करना होगा। तब हम इस फलन को स्थिति फलन कहेंगे। और वह स्थान जहां पर हम इस स्थिति फलन को बता रहे हैं, जहां पर किसी भौतिक राशि को वह स्थिति फलन प्रदर्शित कर रहा है, वह क्षेत्र कहलाता है। अब आता है अदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र क्या है? जब एक अदिश राशि को किसी क्षेत्र में स्थिति के सदिश फलन, जिसे हम फाई एक्स वाई जेड के रूप में व्यक्त की जाती है, तो वह हमारा अदिश क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण, किसी क्षेत्र में ताप का वितरण, विद्युत विभव का वितरण, गुरुत्वीय विभव का वितरण आदि।
ये सब हमारे अदिश क्षेत्र के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जो विद्युत विभव है, गुरुत्वीय विभव है और ताप जो होती है, ये अदिश राशियां हैं और ये जिस क्षेत्र में बता रहे हैं तो वो हमारा अदिश क्षेत्र है। तो विद्युत विभव का जो क्षेत्र का जो बन रहा है वितरण, उसके लिए हम एक क्षेत्र बताएंगे तो वो हमारा अदिश क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरह हम समझ पाए कि अदिश क्षेत्र क्या होता है। अब आता है सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र, जब एक अदिश राशि को किसी क्षेत्र में स्थिति के सदिश फलन के सतत फलन f XYZ के रूप में हम व्यक्त करते हैं तो वह अदिश क्षेत्र कहलाता है। हम जैसा कि जानते हैं कि जब एक अदिश क्षेत्र को अंतरिक्ष के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर एक सदिश फलन का परिणाम और दिशा दोनों बताता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी सदिश राशियां प्रदर्शित होती हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि सदिश राशियों को बताने के लिए हमें जो परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती। तो जब हम सदिश क्षेत्र की बात कर रहे थे वहां पर भी हमें उस सदिश फलन का जो को समझाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान देना आवश्यक है। अदिश क्षेत्र। अब हम अदिश क्षेत्र को जानने के लिए पहले हम एक स्केलर राशि को लेंगे, अर्थात यदि हम एक ठोस के भीतर एक धातु के क्षण के तापमान पर विचार करते हैं तो वह हमारा एक अदिश क्षेत्र होगा। क्योंकि तापमान क्या है? तापमान एक अदिश राशि है और इसका मान एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिवर्तित होता रहता है। अब परिवर्तन किस दिशा में अधिकतम होगा ये पता करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पतली छड़ को एक सिरे पर गर्म करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि तापमान है उसका मान हर एक बिंदु पर परिवर्तित हो रहा है। जैसे हमने पतली छड़ ली और उसके एक सिरे को गर्म किया तो जिस सिरे को हम गर्म करते हैं वहां पर उसका तापमान सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम उसके एंड पॉइंट तक जाते हैं उसके मान में एक वेरिएशन मिलता है और वो धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब हर एक बिंदु पर हमें उसकी वैल्यू अलग अलग मिली। तब हम जो छड़ का तापमान है T, उसकी लंबाई के साथ साथ अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न होगा ये बताते हैं। तो मान लीजिए हम उस अधिकतम दर को जानना चाह रहे हैं जिस पर T छड़ जो तापमान है छड़ के साथ बदलता है। तो हम सबसे पहले छड़ को क्या करेंगे, x के अनुदिश लेंगे। जब हमने छड़ को x लिया तो हमें उसको एक फलन के रूप में बताना पड़ेगा क्योंकि उसका मान हर एक पॉइंट पर बदल रहा है। तो T इज इक्वल्स टू TX, जहां पर T जो है x का एक फलन है। तो dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt बाय dx। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जो हमें ये बता रहा है कि x डायरेक्शन में जो हमने उसे x अक्ष के अनुदिश लिया कि कितना वेरिएशन आ रहा। तो उपरोक्त समीकरण में जैसे हमने x की मात्रा को थोड़ी मात्रा dx से बदलते हैं तो tx की कितनी मात्रा, मतलब उस फलन में कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा ये हमें पता चलता है। मान लीजिए tx में इस परिवर्तन को हमने dt द्वारा निरूपित किया कि कितना परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन dt था। तो यदि x को राशि हमने dx से बदला तो जो तापमान था वो इक्वेशन में दी गई राशि dt से बदल जाता। तो dt अपॉन dx जो होगा ये हमारा एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। अतः x अक्ष के अनुदिश tx में परिवर्तन की दर बताता है। अब हम अदिश क्षेत्र को भी एक उदाहरण से और भी समझ सकते हैं। जैसे हमने बोला कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए आवेश के चारों ओर का क्षेत्र अदिश विभव क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। यदि हम ऐसे सभी बिंदु जिन पर विभव स्थिर है एक सतह से जुड़ जाते हैं तो हम ऐसी सतह को समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसको हम ऐसे भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे एक चार्ज है, चार्ज के चारों ओर का जो क्षेत्र बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक अदिश विभव क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा। अब हमने जैसे बोला कि एक क्षेत्र जब हमने लिया उसके सभी बिंदुओं पर जिन पर हम इसकी बात कर रहे हैं उस पर विभव क्या है, स्थिर है। जब ये सभी सतह एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो हम ऐसी सतह को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। मतलब वहां पर सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा वो एक समान होगा, इसलिए वो हमारा समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। अब आती है हमारी वेक्टर फील्ड। तो जैसा हम समझ रहे थे कि वेक्टर फील्ड है मतलब यहाँ पर हमें केवल वेक्टर फील्ड नहीं बताना, यहाँ पर हमें परिमाण और दिशा दोनों बतानी है। तो हम इसका परिणाम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या हम इसकी दिशा कैसे बताएंगे ये हम समझेंगे। तो एक अदिश क्षेत्र अंतरिक्ष के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर एक सदिश फलन का परिमाण और दिशा दोनों देता है। इसलिए जब तक एक अदिश क्षेत्र को लें तो आपको क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर सदिश क्षेत्र की परिमाण और दिशा
दोनों को दिखाना होगा, क्योंकि केवल सदिश क्षेत्र कह देना काफी नहीं है, हमें यहाँ पर उसका परिमाण और दिशा दोनों को दिखाना होगा। इसलिए हम उस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीर खींचते हैं। तीर खींचने का मतलब यहाँ एरो ड्रॉ करते हैं। एरो से हमें क्या पता चलता है कि वेक्टर जो हमने इसमें ली है, जो हमारा सदिश क्षेत्र, उसमें जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो सदिश राशि है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो तीर के दिशा से हम उसकी दिशा को बताते हैं जो उस सदिश क्षेत्र को परिभाषित करता है। तीर की लंबाई एक बिंदु पर क्षेत्र के परिमाण और तीर की जो दिशा दोनों का प्रतिनिधित्व है। मतलब अगर तीर की जो लंबाई है वो हमें क्या बताएगी, उसका जो मेजरमेंट है हमें उसका परिणाम या मैग्नीट्यूड बता देगा, और डायरेक्शन के लिए हमें तीर का जो एरो जिस डायरेक्शन में बनेगा वो उसकी दिशा बताएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आदि ये सभी सदिश क्षेत्र के ही उदाहरण हैं। अब आती है वेक्टर फील्ड, और समझ लें सदिश रूप में सदिश क्षेत्रों को क्षेत्र या फ्लक्स रूप में जाने जाने वाली रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। हम जानते हैं ना कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम सदिश क्षेत्र को क्या करेंगे, फ्लक्स रेखाओं से दर्शाते हैं या लाइन से दर्शाते हैं। तो ये रेखाएं क्षेत्र में इस प्रकार खींची जाती हैं कि रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर एक सदिश क्षेत्र की दिशा देती है, और किसी भी बिंदु पर सदिश क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करने के लिए पहले क्षेत्र रेखा के लंबवत हम एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्र बनाते हैं। इस क्षेत्र तत्व से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, जैसे हमने एक ये क्षेत्र कंसीडर किया, अब इस क्षेत्र में जितनी भी ये रेखाएं गुजर रही हैं, ये सब रेखाएं क्या बताएंगी, इन रेखाओं की जो संख्या है ये सदिश क्षेत्र का परिणाम देती हैं, और ये जो इसके एरो के साइन है ये हमें उसकी दिशा के बारे में जानकारी देंगी। तो इनकी जो लंबाई है ये हमें इसका परिमाण बताएगी, और इसका एरो का साइन हमें इसकी डायरेक्शन बताएगा कि कहां से कहां तक बढ़ रही है। स्केलर या वेक्टर क्षेत्र में बिंदु फलन, या तो वेक्टर क्षेत्र की बात करेंगे तो फाई एक्स वाई जेड, और हम स्केलर की बात करें तो ए एक्स वाई जेड या एफ एक्स वाई जेड का क्षेत्र एक सिंगल वैल्यूड होता है, मतलब एक एकल मान देता है हमें। तो इस तरह हमने समझा कि सदिश क्षेत्र क्या है और अदिश क्षेत्र क्या है। अब हम आते हैं स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या है। तो देखिए, अगर हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की बात करें तो हमने स्केलर फील्ड पहले समझ चुके हैं, अब हम केवल समझेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो सबसे पहले अदिश क्षेत्र का जो ग्रेडियंट होता है एक सदिश राशि होती है, मतलब हम एक अदिश क्षेत्र लेंगे, उस अदिश क्षेत्र का जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक सदिश होगा। मतलब हम अदिश क्षेत्र लेके चल रहे थे और जब उसका ग्रेडियंट निकाला तो हमें एक सदिश मिला, जो उस अदिश क्षेत्र की अधिकतम वृद्धि दर के परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान कराता है। मतलब ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट अदिश क्षेत्र में जो मैक्सिमम चेंज आए हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो डायरेक्शन है, दोनों के बारे में हमें बताता है। माना हमने किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर स्केलर फंक्शन एक्स वाई जेड से हम प्रदर्शित करते हैं, मतलब हमने एक बिंदु लिया जिस पर हमने स्केलर फंक्शन को प्रदर्शित किया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक स्केलर फील्ड बन गया, क्योंकि हमने बिंदु पर स्केलर फंक्शन को बता रहे, मतलब हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो वहां पर जो हमारा फील्ड बना वो स्केलर फील्ड प्रदर्शित होता है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अक्ष एक्स वाई जेड के दूरी के साथ परिवर्तन की दर के जो आंशिक अवकलज होते हैं, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम लिखते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड होंगे। तथा स्केलर फलन जो है हमारा फाई एक्स वाई जेड के ग्रेडियंट को हम निम्न तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा हमने लिखा ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। मतलब ग्रेडियंट फाई को हम लिख सकते हैं आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब इसमें से क्या है, इसमें हम इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, फाई एक कॉमन है, तो हमने क्या किया, फाई को कॉमन निकाल लिया, तो हमारा जो ब्रैकेट में बचा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और जो फाई हमने कॉमन निकाला। तो हम सभी जानते हैं ये जो हमारा
ये जो वैल्यू है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये हमारा डेल ऑपरेटर की वैल्यू है। तो हम इस जगह पर क्या रख देंगे, डेल ऑपरेटर फाई। अब डेल ऑपरेटर फाई को हम स्केलर फलन फाई का ग्रेडियंट कहते हैं, मतलब जो हमारा वेक्टर, अब ये देखिए हमने इस पे क्या हुआ, जो हमारा डेल ऑपरेटर आया इस पे देखिए एरो का निशान है, ये हमें क्या बता रहा है कि एक सदिश राशि है। तो ये पूरी राशि क्या हो गई, हमारी सदिश राशि हो गई, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो वेक्टर डेल ऑपरेटर फाई को हम स्केलर फलन f का ग्रेडियंट कहते हैं। इस प्रकार फाई एक स्केलर राशि है, लेकिन डेल फाई एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब हम जो ग्रेडियंट फाई लेके चल रहे थे वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन जो हमें मिला डेल ऑपरेटर फाई, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसलिए हम इसे स्केलर फलन का ग्रेडियंट कहते हैं। स्केलर फलन का ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है, ऐसे बोला जाता है। ग्रेडियंट का भौतिक महत्व अर्थात फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले दो समतलीय पृष्ठ S1 और S2 कंसीडर किए, जिन पर जो हमारा स्केलर फलन के मान है फाई एवं फाई प्लस डी फाई है। मतलब इस चित्र में आप देखिए हमने दो समविभव या दो समतलीय पृष्ठ S1 और S2 लिए, जिस पर हमारे जो स्केलर फलन है, जैसे S1 है उसका मान उसका फाई है और S2 पर स्केलर फलन का मान फाई प्लस डी फाई है। अब हमने इन पृष्ठ पर दो बिंदु कंसीडर किए, एक बिंदु हमारा P है, दूसरा Q है। तो इनकी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे, R और R प्लस DR होंगे। तो जैसा हमें मालूम है कि OP इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर R से शो करेंगे, OQ का पोजीशन वेक्टर हमारा है R प्लस DR। तब त्रिभुजों के त्रिभुज नियम द्वारा हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अर्थात विस्थापन क्या होगा। विस्थापन मतलब इनके बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी। तो PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, PQ इज इक्वल्स टू हो जाएगी OQ माइनस OP। तो OQ की वैल्यू हमने रखी R प्लस DR और OP का हो गया माइनस R। तो आपको PU की वैल्यू कितनी मिली, ये हो गई हमारी DR। तो मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया P से Q के बीच में, वो हो गया हमारा DR। अब यदि फाई आर बिंदु P पर एक स्केलर फंक्शन है, तो फाई R प्लस DR भी बिंदु Q पर स्केलर फंक्शन होगा। तब फाई आर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। तो फाई आर प्लस डी आर की वैल्यू हो जाएगी आई कैप एक्स प्लस डी एक्स, जे कैप वाई प्लस डी वाई प्लस के कैप जेड प्लस डी। अब हमने P से Q के बीच की दूरी निकाली थी, dr इज इक्वल्स टू हमने लिखा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो जो हमारा एक अदिश फलन है फाई, वो एक्स वाई जेड के डी फाई का जो कुल समाकलन होगा, हम उसे किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, हम उसे लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। ये हमारे डी फाई का टोटल समाकलन को बता रहा है। तो डी फाई इज इक्वल्स टू हमने इसको क्या करा, हम इसको लिख सकते हैं आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो फाई है तीनों में से उसको कॉमन निकालिए। तो ये हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और फाई हमने कॉमन निकाला। जो बचा हुआ टर्म था आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड जो होगा, हमने उसे एक ब्रैकेट में ले लिया। तो हम जानते हैं जैसा कि ये जो वैल्यू होती है ये हमारी डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो ये हो गया हमारा डेल ऑपरेटर फाई इंटू ये जो वैल्यू आई थी हमारी, ये dr की वैल्यू थी तो हमने लिख दिया dr। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट है, तो जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल फाई dr cos थीटा। तो यहाँ से जो डेल फाई डी फाई की वैल्यू हमें ये मिली, तो हमने डी फाई के नीचे हम dr को ले जाएंगे तो हमें मिल गया डेल फाई cos थीटा। तो जैसा हम जानते हैं कि डी फाई अपॉन dr जो है अंतरिक्ष में फाई के परिवर्तन की दर को बताता है, इसलिए ये दिशा आधारित होगा। अतः उपरोक्त समीकरण में हमने क्या किया, जो हमारी जो डी फाई अपॉन dr की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कॉस थीटा के मान पर निर्भर करेगी, क्योंकि जो थीटा है वो फाई और dr के बीच का कोण है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो अब डी फाई अपॉन dr मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होगी 1।
अब यदि हमने यहाँ पर n सतह S पर अभिलंब लिया और dn जो होगा सतह S से S डैश के बीच की जो दूरी होगी वो बताएगा। मतलब हमने क्या किया, एक जो नॉर्मल है वो ड्रॉ किया इस S1 सतह पर, तो जो आपका dn होगा वह S और S1 के बीच की दूरी को बताएगा। तो dn बराबर क्या हो जाएगा, dr cos थीटा। तो d इसकी जगह हो जाएगा n कैप dr। अब d फाई इज इक्वल्स टू होता है डेल फाई अपॉन डेल एन dn। तो डेल फाई अपॉन डेल एन और dn की वैल्यू क्या आई थी आपकी n कैप dr। अब हमने समीकरण 1 का उपयोग किया जहां पर हमने ये वैल्यू ली थी। तो डेल फाई इज इक्वल्स एक का उपयोग करके डेल फाई इंटू डी आर इज इक्वल्स टू हो गया हमारा डेल फाई अपॉन डेल एन एन कैप डॉट डी आर। आया डेल फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एन एन कैप। तो इस प्रकार जो हमारा डेल फाई है एक वेक्टर के रूप में परिभाषित है जिसका मान सतह के अभिलंब के साथ फाई के परिवर्तन की दर बताता है और जो दिशा है अभिलंब की दिशा में होगी। इस प्रकार किसी स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट एक वेक्टर राशि होती है जिसका परिमाण किसी बिंदु पर उस स्केलर राशि की दूरी के साथ अधिकतम वृद्धि की दर के बराबर होता है तथा इसकी दिशा वह होती है जिसमें यह वृद्धि की दर अधिकतम होती है, अर्थात दिशा उस बिंदु पर सम स्केलर पृष्ठ या जो हमारा समविभव पृष्ठ है उसके लंबवत होगी। मतलब हमें जो अधिकतम वृद्धि की दर मिलेगी वो हमें इसके जो हमारा समविभव पृष्ठ के लंबवत मिलेगी। इसलिए अदिश क्षेत्र फाई का जो ग्रेडियंट होता है एक सदिश क्षेत्र को परिभाषित करता है। इसका परिमाण परिवर्तन की अधिकतम दर के बराबर होता है और जिसकी दिशा विस्थापन की दिशा के समान होती है और परिवर्तन की दर के साथ अधिकतम होती है। सारांश। तो आज बच्चों आज का जो लेक्चर था उसमें हमने जो पढ़ा उसका हम एक सारांश देखेंगे कि आज हमने जो गणितीय भौतिकी का अध्ययन किया जिससे आप लोगों ने अदिश राशि क्या होती है जिसमें केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती वह अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि वह भौतिक राशि जिन्हें बताने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। सदिश और अदिश क्षेत्र, अदिश का एक क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर एक अदिश राशि को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है अदिश क्षेत्र कहलाता है। सदिश क्षेत्र, अदिश का एक क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर एक सदिश राशि को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है सदिश क्षेत्र कहलाता है। इसे हम फाई से निरूपित करते हैं। ग्रेडियंट का क्या अर्थ है, एक अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट एक सदिश है जो अदिश क्षेत्र की अधिकतम वृद्धि दर के परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान करता है और समझा कि इसकी सहायता से वास्तविक जीवन के उदाहरण के माध्यम से हम ग्रेडियंट के अनुप्रयोग को किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए उसका मूल्यांकन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम ये देखेंगे कि बच्चों को जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उसे कितना समझ में आया। तो उसके लिए जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से सदिश राशि है, 4 ऑप्शन है। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है वेग, तीसरा है लंबाई और चौथा है तापमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा वेग। दूसरा क्वेश्चन आता है बल आघूर्ण सदिश, अदिश, सदिश और अदिश इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सदिश। बल आघूर्ण एक सदिश है। किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता होगी सदिश, अदिश, सदिश और अदिश इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सदिश। मेरा जो चौथा क्वेश्चन है अदिश राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग साधारण गणितीय विधि द्वारा किया जाता है, सत्य, असत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है सत्य। ग्रेडियंट की दिशा वह होती है जिसमें परिवर्तन की दर 1 है, सत्य, असत्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सत्य।